हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के देख रहे थे। तो डी और एफ ब्लॉक तत्वों में हमने पिछले क्लास में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है डी ब्लॉक तत्वों के 3D 4D और 5D और 6D सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। आज इस क्लास में तत्वों के जो गुण है और जो इनके गुण है इन सभी गुणों को देखेंगे। अगला जो गुण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आप जानते हैं ये एस ब्लॉक होता है और ये जो है पी ब्लॉक है और बीच में डी ब्लॉक है। तो जाहिर सी बात है जो डी ब्लॉक है इनकी जो परमाणु त्रिज्या होगी एस ब्लॉक से कम होगी। अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो एस ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, उससे कम डी ब्लॉक की होगी और फिर सबसे कम पी ब्लॉक की होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो एस डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है एस ब्लॉक से कम होती है तथा पी ब्लॉक से अधिक होती है। समझ में आया नहीं? इसको तालिका के हिसाब से देखना हो। परमाणु त्रिज्या अगर हम सीरीज की बात करें, जैसे ये आपके तत्व हैं स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। इसी तरीके से 4D सीरीज में वाई यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे। और 5D में ला हत्ता वरना रहे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपको परमाणु त्रिज्या जो पीपीएम में दी गई है ध्यान से देखिए, पहले 5 तक तो ये घटती है भाई। 144 है, 132 है, 122 है, 117 है। तो 44, 32, 22, 17 घटा कि नहीं घटा? तो पहले 5 तत्वों की तो परमाणु त्रिज्या अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलते हैं, बाएं से दाएं, ये हमारा बायां है, ऐसे खड़े हो गए तो ये दायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं तो पहले 5 तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, क्रम से घटती हैं, उसके बाद फिर लगभग स्थिर सी हो जाती है। भाई देख रहे हो आगे फिर वही 117, 115, 117, 115, 116 ऐसे चल रहा है। यानी यहाँ से 144 से 132 आया, फिर 132 से 122 गया, 122 से 117 गया। घटा कि नहीं घटा? बहुत घटा। लेकिन आगे चल करके फिर स्थिर हो गया। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका 2 रीजन, एक होता है नाभिकीय आवेश और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव के कारण, एक है नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। इसके कारण जो है पहले 5 तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, उसके बाद स्थिर हो जाती है। समझ में आ गई नहीं? ऐसे अगर आप 4D की बात करोगे तो 4D में देखो 180, 160, 160, 146, 136, उसके बाद फिर वैसे। तो अब इसमें इस तरीके से इसी तरीके से 5D में 187, 159, 146, 139, 137, फिर वैसे लगभग उसी पे आ जाएंगे, फिर बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है? देखिए रीजन यही होता है कि नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। देखिए इसमें ऊपर वाला जो आपका सीरीज है 3D, तो 3D में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी 4D में और देखिए 4D और 5D में भाई 3D ये है 144 है, अगर आप 4D में जाओगे तो 180 देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? काफी अंतर है। लेकिन अगर आप 4D और 5D की कंपैरिजन कराओगे, तुलना कराओगे, तो इन दोनों का लगभग आपको सेम मिलेगा। अरे 180 है तो 187 है, 160 है, 159 है, फिर 160 है, 146 है, तो 146 है, 139 है, 136 है तो 137 है। समझ में आ गई नहीं? तो इन दोनों में लगभग जो है सेम मिलेगा। जो एलिमेंट्स जो है जैसे जिनके परमाणु क्रमांक कम होते हैं तो उनके परमाणु क्रमांकों में लेन देन के लिए एक्टिव होते हैं, और जब परमाणु क्रमांक की संख्या अधिक हो जाती है तो उनका नाभिक का जो आकर्षण होता है वो घट जाता है। और जब नाभिक का आकर्षण घट जाता है तो अब जैसे 4D है, 5D है, इनकी तुलना अगर आप इनके 3D से करोगे तो 3D की अपेक्षा इनका मान घट जाता है। अब
मान जो है घट जाता है, नाभिकीय आवेश जो है कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है? क्योंकि अब नाभिक का जो आकर्षण होता है वो घट जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं जो है घट जाती है। समझ में आ गया नहीं? तो वो यही रीजन होता है कि जो परमाणु त्रिज्याएं घटती है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्याएं घट जाएगी। अब जब अगर हम परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश घट जाएगा और परिरक्षण प्रभाव जो है इसका अधिक होगा। देखिए ये नाभिकीय आवेश अधिक होता है। देखिए 5 तत्व में नाभिकीय आवेश एक्टिव रहता है, तो एक्टिव रहता है तो परमाणु त्रिज्या रहती है। उसके बाद आगे जो स्थिर हो जाते हैं तो ये परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है और आगे चलकर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। दोनों जने हावी रहा थे तो पहले नाभिकीय आवेश हावी रहता है तो जिसके कारण कुछ घटत है भाई, इससे घटिस जब वो हावी रहा जब तक तब तक घटत गया, और जब जो है परिरक्षण प्रभाव हावी हुआ तो हमारे सुनकर बराबर कह दी। तो यही रीजन होता है और इसमें कुछ रीजन नहीं है। समझ में आया ना? किसी श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले 5 तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या घटती है तथा इसके पश्चात शेष 5 तत्व के लिए लगभग स्थिर हो जाती है। लगभग स्थिर हो जाती है। अगला जो इसका गुण है घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। जिन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो कम होती हैं तो उनका घनत्व अधिक होता है। समझ में आया नहीं? जिनकी परमाणु की त्रिज्या कम होगी उनका घनत्व अधिक होगा और जिनकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है उनका घनत्व कम होगा। इनके परमाणु त्रिज्या का मान कम होने के कारण इनका घनत्व उच्च होता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घनत्व बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इनका घनत्व जो है बढ़ता है। आपने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है, तो जब परमाणु त्रिज्या घटेगा तो घनत्व का मान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक बात और, राज की बात जानना चाहो तो नोट लिख लेना। नोट लिख लो। सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व जो होता है ऑस्मियम, सबसे अधिक घनत्व जो होता है ऑस्मियम का होता है। तथा IR कहीं सबसे भारी धातु है। देखिए सबसे अधिक घनत्व अगर पूछा जाए आपसे तो OS है और IR जो है सबसे भारी धातु है। इरिडियम जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है, इरिडियम। और ऑस्मियम जो है इसका घनत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट गुण है गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और कौन ब्लॉक पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक पढ़ रहे हो जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं एस ब्लॉक के तुलना में इनके जो गलनांक और कथनांक होते हैं वो अधिक होते हैं। यानी एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक तत्वों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं, रीजन जान लो। देखिए डी, और सुनिए, जिनके जो आर्बिटल्स हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित युग्मित जानते हो, जैसे डी ऑर्बिटल है D9 अगर लिखा है तो 5 रहेगा जी, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक, 9 हो गया जी। अब इसी के आधार पे एक ऐसे और हो, ये मान लीजिए 3D5 है और ये 3D9, समझ में आ गया नहीं। डी ऑर्बिटल्स है तो डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भरे जाते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टाइम में है, तो इनमें अनपेयर्ड कितने हैं, 1 है। और अगर आप बात इनकी करोगे 3D5 के, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसी में तो होगा। तो जिनमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उनके गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। समझ में आ गए नहीं। जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जैसे अगर बात करें ये अगर 10 कर दिया जाए यहाँ पे, तो इसमें कोई अयुग्मित नहीं है, ये भरे हुए हैं। तो भरे हुए होने के कारण इनमें जो है इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो वे तत्व जिनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उनके गलनांक व क्वथनांक बहुत ही अधिक होते हैं। एक चीज जान लो जी, जो ये कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट सब के सब कैसे हैं, धातु। अरे सब के सब कौन है, धातु है। अब धातुओं में आप जानते हो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सब धातुएं हैं, और धातुओं में एक प्रकार का धात्विक बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रबल धात्विक बल पाया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रबल धात्विक बल पाया जाता है, और प्रबल धात्विक बंध के कारण स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स के कारण इनमें इनका घनत्व जो होता है बहुत ही उच्च होता है, और इनके बॉलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। देखो जब प्रबल आकर्षण बल होता है तो प्रबल आकर्षण बल होगा तो जाहिर सी बात बॉलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से होंगे उच्च होंगे। समझ में आ गए। अरे जब ये आकर्षण बल के अंदर मजबूती से बंधा हुआ है तो गर्म करो तो अपने थोड़ा टूट जाए। तो इसलिए जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके बॉलिंग और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। प्रबल धात्विक बलों के कारण संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में बहुत अधिक उच्च होते हैं। वे धातुएं जिनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है इनके गलनांक व क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में कम होते हैं। भाई जिनका पूर्ण भरा होगा और जिनका अर्ध भरा होगा तो कम, भाई जिनका अर्ध भरा होगा उनकी अपेक्षा जो पूर्ण भरे होंगे उनके गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम होते हैं। ठीक आ गया। यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रबल धात्विक बलों के कारण संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में बहुत अधिक उच्च
होते हैं। अवयव धातुएं जिनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में कम होते हैं। ठीक, अगला जो गुण है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होते हैं। संक्रमण धातुओं के, अरे देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील के है यस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना। तो यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के ज्यादा क्रियाशील है, तो उनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा वो कम होगा। और ये कम क्रियाशील है तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव सामान्यतः हाइड्रोजन के मानक ऑक्सीकरण विभव से उच्च होते हैं, और जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका सब पॉजिटिव में होता है और हाइड्रोजन के जीरो होते हैं, उसके ऊपर सब नेगेटिव में रहते हैं। तो इनका जो ऑक्सीकरण विभव का मान होता है संक्रमण धातुओं का वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। तथा वे सभी धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं, अम्ल से H विस्थापित कर देते हैं। हमने क्या लिखा है कि संक्रमण धातुओं के मानक ऑक्सीकरण विभव यानी E0 जो होता है सामान्यतः हाइड्रोजन से मानक ऑक्सीकरण विभव से अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। तथा वे सभी धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं वो अम्ल से H विस्थापित कर देते हैं, और जिनका ज्यादा होता है वो अम्लों से हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। संक्रमण धातुओं के क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षीण अपचायक होने के कारण इनके ऑक्सीकरण विभव का मान कम होता है। हमने कहा कि संक्रमण धातुओं के जो क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षीण अपचायक होने के कारण इनके ऑक्सीकरण विभव का मान कम होता है। अरे ना समझ में आया इतना तो जानते ही हो कि संक्रमण धातु जो क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, इनके ऑक्सीकरण विभव का मान उच्च क्या होता है, कम होता है। और जिनके और जो संक्रमण धातुएं होती है इनका हाइड्रोजन से अधिक होता है यानी ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होता है। तो जिनका कम होता है वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और जिनका कम होता है वो कम क्रियाशील होते हैं। समझ में आ गया नहीं? मानक इलेक्ट्रोड विभव को पूछा गया है ना, तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है तो ऑक्सीकरण विभव का मान कम होता है। अगला है क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी
क्रियाशीलता रिएक्टिविटी, संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम होती है। भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम होती है, क्योंकि इनके आयनन ऊर्जा उनकी तुलना में अधिक होती है। भाई जो इनके आयनन ऊर्जा होती है एस ब्लॉक की तत्वों की तुलना से अधिक होती है, तो अधिक होती है तो इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इन तत्वों पर, किन तत्वों पर? संक्रमण तत्वों पर। इन तत्वों पर अम्ल की क्रिया कराते हैं तो इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। जैसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं अगर इस पर अम्ल की क्रिया कराते हो, जैसे अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वही देखते जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसी क्रिया करता है। अब पता चला तो संक्रमण तत्व पे अम्ल डाले हो तो जब इन पे अम्ल डालो तो एकाग्र है ऑक्साइड की परत बना ले, ये अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। जब परत बना लेते हैं इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। समझ में आया नहीं? पूछा जाता है कि डी ब्लॉक संक्रमण तत्व के तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। क्यों कम क्रियाशील होते हैं? ये अपने ऊपर जो है ये महीन ऑक्साइड की अच्छी क्रिया परत बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो है ऐसे कम क्रियाशील होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अब सब एक में नहीं है। अब जितना ज्यादा ऑक्साइड परत बना लेता है उतना ज्यादा कम क्रियाशील होता है। जैसे सोना चांदी है, ये क्रिया नहीं करते। ठीक, तो ये है, इसको जाने रहिएगा।